हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है माय परफेक्ट स्ट्रेंजर। ये एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन, और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे मेन लीड हांजू को, जो कि यहाँ पे कार चला के कहीं जा रहा था, पर तभी यहाँ पे सामने से आ रही लाइट की वजह से गाड़ी से उसका कंट्रोल खो जाता है और उसकी गाड़ी ना रोड के साइड में चली जाती है। फिर जब वो यहाँ पे गाड़ी से बाहर निकल के देखता है तो सामने ही ना एक कार खड़ी हुई थी जिसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए वो गाड़ी के पास जाता है और अंदर चला जाता है। तो वो यहाँ पे देखता है कि कार के अंदर एक मैनुअल रखा हुआ था। तो उसे जब यहाँ पे वो पढ़ता है तो उसे ये पता चलता है कि ये तो एक टाइम मशीन है और इस मैनुअल में कार को यूज कैसे किया जाता है वो सब लिखा हुआ था। पर फिर भी वो यहाँ पे उस मैनुअल को उस गाड़ी में रख देता है और वहां से वापस जाने लगता है, क्योंकि शायद ना उसे यहाँ पे टाइम ट्रैवल जैसे चीजों पे बिल्कुल भी वो यकीन नहीं था। पर जाते वक्त पता नहीं उसे फिर से क्या हो जाता है, वो वापस से उस गाड़ी में जाके बैठ जाता है और उस मैनुअल को ना फिर पढ़ने लगता है। और वो फिर यहाँ पे टाइम को फ्यूचर में सेट के वो कार को स्टार्ट कर देता है, पर अचानक से ही ना बाद में वो वहां से गायब हो गया था। और फिर जब वो उसी जगह से वापस आता है तो वो असल में यहाँ पे इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि ये असल में सच में एक टाइम मशीन हो सकती है। वो फिर से यहाँ पे टाइम को 2037 में सेट करता है और वो जब वहां से उस समय से वापस आता है तो वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ये सारी बातें ना 2 बच्चों को बता रहा था। तो वो बच्चे यहाँ पे आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि मुझे तो ये पागल लग रहा है। तो हांजू फिर यहाँ पे बच्चों से कह रहा था कि जो कि मैंने तुम्हें चीज दी हुई है ना वो तुम्हारे पास है। तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ, और फिर वो उससे कह रहा था कि अच्छा तुम यहाँ पे बैठो, मैं 15 मिनट में जल्दी से आया। और वही जब दूसरे सीन में हमें यहाँ पे काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद ना यहाँ पे पिकनिक कर रहे थे। तभी यहाँ पे एक आदमी उन लोगों से कह रहा था कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, हमारा गाँव ना पिछले 4 सालों के तरह इस साल भी गवर्नमेंट ने इसे प्राइम 3 घोषित किया हुआ है। तो वो यहाँ पे इस सब का क्रेडिट ना प्रिंसिपल बियोंग को दे देता है। और असल में वो ना इस गांव के कमेटी चेयरमैन भी थे और उनसे ना फिर कुछ कहने के लिए कहता है। जब यहाँ पे प्रिंसिपल बियोंग कुछ कह रहे थे तो यहाँ पे वो सबसे पहले ना यहाँ पे रहने वाले सबसे बड़े लोगों को शुक्रिया कह रहे थे और साथ ही में इस गांव के बच्चों को भी शुक्रिया कह रहे थे। तभी यहाँ पे हांजू कह रहा था कि आप सब लोग एक दूसरे पे इतना ज्यादा भरोसा करते हो कि आप एक दूसरे के बारे में बहुत ही कम जानते हो। और फिर वो उनसे कहता है कि अगले 30 सेकंड के अंदर ना आप सबको उस सामने वाली पहाड़ी से ना एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी, जहाँ की असल में 3 टीनेजर लड़कियां ना अलग अलग रास्तों से शराब पी के भागते हुए आएंगी और ये तीनों लड़कियां ना इसी गांव की है। तो प्रिंसिपल बियोंगो उनसे कह रहे थे कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो ये आदमी उनसे कह रहा था कि तुम ऐसे झूठ क्यों कह रहे हो। तो हांजी उन्हें बता रहा था कि यहाँ पे एक टीवी रिपोर्टर भी है जिसे कि ये न्यूज ना आपसे पहले मिल चुकी थी और वो ये रिपोर्टर यहाँ पे 5 मिनट में पहुंच भी जाएगा। तो ये बात सुन के यहाँ पे ये आदमी कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर तुम तो इस गाँव के भी नहीं लगते। तो हांजू यहाँ पे उन्हें इन 3 लड़कियों के बारे में बताता है कि तभी यहाँ पे उसी पहाड़ी के अंदर से ना चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। तो ये सब सुन के यहाँ पे फिर प्रिंसिपल ना उन सभी लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए कह रहा था और फिर बाद में ये सभी उन तीनों लड़कियों को भी ढूंढ लेते हैं और फिर यहाँ पे ये सभी लोग ना उन तीनों लड़कियों को रिपोर्टर से बचा के वहां से ले जाते हैं। बाद में यहाँ पे ये स्कूल प्रिंसिपल और बाकी लोग ना हांजियो को थैंक्स कह रहे थे। इतने में ही यहाँ पे वो 2 बच्चे भी वहां आ जाते हैं और वो यहाँ पे फिर ना हांजियो को पेपर वापस कर देते हैं और उनसे कह रहे थे कि ये आपने ना वहाँ गिरा दिया था। इस पेपर को देख के प्रिंसिपल कह रहे थे कि ये टीचिंग सर्टिफिकेट है। तभी यहाँ पे फिर वो बच्चे उनसे कह रहे थे कि ये सियोल से आए हुए हैं और ये ना अब यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये सब सुन के यहाँ पे प्रिंसिपल ना हांजियो को एक जॉब ऑफर करते हैं पढ़ाने के लिए और हांजियो भी यहाँ पे फिर उस ऑफर को ना एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बाद में ना वो असल में गाँव में भी शिफ्ट हो गया था। और फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हांजियो ना 2021 में वापस आ चुका था। वो यहाँ पे जेल में एक कैदी मिंसियो से मिलने जाता है और उससे कह रहा था कि 1987 में जो सीरियल किलर केस हुआ था और जिन लोगों को भी तुमने मारा था आज से 37 ईयर पहले, वो लोग ना असल में आज भी जिंदा है। तो मिंसू यहाँ पे कह रहा था कि मैंने तो किसी को नहीं मारा। हांजू उनसे कह रहा था कि मुझे पता है, इसलिए मैं उस जगह पे ना गया भी था असली गुनहगार के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए और इसीलिए हम दोनों का ना इस वजह से जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिंसू यहाँ पे कह रहा था कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हांजू उसे बता रहा था कि कल सुबह ना तुम्हारी बेल हो जाएगी, अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम ना वॉन्जू के गाँव में आ जाना। ये सब कह के फिर वो वहां से चला गया था। और जब हमें
हमें अगले दिन हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड योंग योंग को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे उसे ना उसके मॉम का फोन आ जाता है। वो यहाँ पे कह रहे थे कि तुम्हें ना आज जल्दी घर आना होगा। ये सुन के यहाँ पे जब वो बस से उतर जाती है और अपने मॉम से कह रहे थे कि आप डैड का हर साल बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करती हो, वो तो कभी आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आए, और तो और वो तो कभी घर भी नहीं आते, वो तो बाहर ही रहते हैं। तो उसकी मॉम कह रही थी कि वो ना बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बस तुम जल्दी घर आ जाना। तो योंग योंग कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योंग योंग ना काम पे आ चुकी थी। असल में वो एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पे एक फेमस राइटर के मिक्सो के अंदर ना काम कर रही थी। वो यहाँ पे एक एडिटर का काम करती है, पर यहाँ पे असल में वो लेडी ना यहाँ योंग योंग को काफी नौकरों की तरह ट्रीट करती है। उसे यहाँ पे शॉपिंग पे भी ले जाते हैं और उसी मॉल में ना यहाँ पे योंग योंग की मॉम भी आई हुई थी। असल में वो उसके लिए यहाँ पे न्यू शूज खरीद रही थी। तभी यहाँ पे योंग योंग ना असल में उसकी मॉम को देख लेती है। वहाँ पे सेल लगी हुई थी। उस सेल को देख के यहाँ पे फिर राइटर कह रहे थे कि ये लोग इन सस्ती चीजों के लिए कितने पागल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे योंग योंग की मॉम ना वहाँ गिर जाती है। यहाँ पे वो ये देख के अपनी मॉम की तरफ जाने ही वाली थी कि वो राइटर कह रहे थे कि गिरब होने के बावजूद भी कुछ क्लास तो होना ही चाहिए और तुम इस बात को याद रखना। तभी यहाँ पे उतने में ही ना उस राइटर की यानी कि उस मीसो की बेटी वहाँ आ चुकी थी और फिर वो ना असल में उसके बेटे के साथ वहाँ से चली गई थी। तभी यहाँ पे योंग योंग की मॉम भी उसे देख लेती है और उससे यहाँ पे बुला रही थी, पर शायद ना यहाँ पे योंग योंग उसे इग्नोर करके चली गई थी। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे योंग योंग ना अपनी मॉम को रास्ते से जाते हुए देख रही थी। वो यहाँ पे उसकी मॉम को आवाज भी दे रही थी, पर यहाँ पे शायद ना उसकी मॉम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर वो यहाँ पे वो अब रोड क्रॉस करके ना उसकी मॉम के पास चली जाती है और उनसे कह रही थी कि मैं आपको इतना आवाज दे रही थी, आपने सुना क्यों नहीं। उसकी मॉम कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आज मैंने कितने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। और फिर वो यहाँ पे उसे वो शूज भी पहनाती है जो कि उसने खरीदे हुए थे और कह रही थी कि अच्छे शूज ना हमें अच्छी जगह पे लेके जाते हैं। योंग योंग कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के यहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी कि ये शूज ना सस्ते नहीं है, बिल्कुल भी ब्रांडेड है, जैसा कि तुम्हें पसंद है। योंग योंग कह रहे थे कि मैंने आपको पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप अपने लिए कुछ खरीद सको। आप जरा इधर उधर देखो, देखिए लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और आप देखिए आप कुछ भी नहीं खरीदती, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अपने लिए कुछ खरीदना। तो फिर यहाँ पे उसकी मॉम मुझसे कह रही थी कि क्या तुम्हें मेरे साथ शर्मिंदगी महसूस होती है? पता है अगर तुम ओल्ड फैशन और सस्ते जैसे कपड़े भी पहनोगी तब भी मैं तुम्हें ना कभी इग्नोर नहीं करूंगी। ये कहकर ना असल में वो वहां से चली गई थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पे योंग योंग को भी गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पे गुस्से में अपने फोन स्विच ऑफ कर देती है। वही जब वो रात को यहाँ पे घर आ चुकी थी तो असल में उसकी मॉम ना घर पे नहीं थी। तभी यहाँ पे उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और जब भी वो असल में हॉस्पिटल जाती है तो वो असल में यहाँ पे उसकी मॉम की डेड बॉडी देखती है और वो ना शॉक होके काफी ज्यादा रो रही थी। वही जब अगले सीन में वो यहाँ पे एक ब्रिज पे खड़ी हुई थी और तभी यहाँ पे उसे उसके बॉस का मैसेज आता है कि असल में उसने ना उसे जॉब से निकाल दिया। फिर ये असल में यहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है तो वो पुलिस वाला उसे वो लेटर देता है जो कि असल में ये ना उसे उसके मॉम के पास से मिला था। वही जब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे मिन्सो को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे हांजू से मिलने आया हुआ था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैंने वो मर्डर्स नहीं किए थे। तो हांजू यहाँ पे कह रहा था क्योंकि जो वोंजू के केस का किलर है ना वो फ्यूचर में जाके ना मुझे भी मार देगा, पर मेरे मरने के एक दिन पहले ही वो तुम्हें मारने आएगा। तो ये सब सुन के मिन्सो यहाँ पे कह रहा था कि मैं तुम्हारी बातों पे क्यों यकीन करूँ। तो हांजू यहाँ पे फिर उसे एक छोटी माचिस की डिब्बी देता है और कह रहा था कि ये ना वोंजू का केस साइड पे मिली हुई थी। तो ये देख के यहाँ पे मिन्सो ना उस पे यकीन कर लेता है। वही जब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे योंग योंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे नदी के किनारे बैठी हुई थी और फिर वो वही लेटर को भी पढ़ती है जो कि असल में उस पुलिस वाले ने उसे दिया था। और इस लेटर में असल में उसकी मॉम ने ना उसके अकेलेपन के बारे में लिखा हुआ था। ये पढ़ के ना वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी यहाँ पे पानी के ऊपर ना वो एक डब्बी को तैरते हुए देखती है। वो यहाँ पे उस डब्बी को बाहर निकालती है तो उस डब्बी के अंदर ना एक चिट्ठी थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तभी यहाँ पे यूनियन के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो उसे देख के ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि अगर मैं समय में पीछे जा सकती तो मैं ना अपनी मॉम को आपसे कभी शादी करने ही नहीं देती। और फिर यूनियन ना वहाँ से चली गई थी और आगे जाके वो भी फिर से काफी ज्यादा रोने लग जाती है और अपनी मॉम को काफी ज्यादा याद कर रही थी। और उसे याद करते हुए ना वो यहाँ पे उसकी मॉम का स्कार्फ पहन लेती है। फिर हांजू को दिखाया जाता है जो कि असल में 1987 में जाने के लिए ना कार स्टार्ट कर देता है, पर यहाँ पे रास्ते में उसके सामने ना योंग योंग आ गई थी। तो इस वजह से यहाँ पे योंग योंग भी ना उसके साथ यानी कि उस गाड़ी के साथ टाइम ट्रैवल करके 1897 में पहुंच गई थी, जहाँ पे फिर वो एक लड़के से टकरा जाती है। तो असल में वो लड़का उसे बता रहा था कि तुम्हारे सिर से ना असल में खून निकल रहा है। आगे जाने के बाद फिर से एक लड़का उसे बता रहा था कि तुम्हारे सिर से ना खून निकल रहा है। और यहाँ उसके बात करते समय ना उसका ध्यान तभी एक बैनर पे चला जाता है। तो वो कह रहे थे कि असल में इस बैनर के ऊपर ना ईयर गलत लिखा हुआ है। वो लड़का उससे कह रहा था कि तुम्हारे सिर पे चोट लग
करने की वजह से शायद तुम ईयर भूल गई होगी, ये 1987 है। तो योंगयूंग यहाँ पे इस बात पे उससे काफी ज्यादा गुस्से कर रही थी और उससे कह रही थी कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो जब यहाँ पे अपने फोन को निकाल के टावर चेक कर रही थी और ऐसे ही जा रही थी कि तभी यहाँ पे वो यहाँ उसकी मॉम को देखती है, जो कि काफी ज्यादा यंग लग रही थी और वो ये देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो यहाँ पे अपनी मॉम के पीछे जाती है, तभी यहाँ पे हांजू आ जाता है। वो यहाँ पे योंगयूंग को एक साइड पे लेके जाता है और उससे कह रहा था कि हम ना गलती से 1987 में आ चुके हैं और शायद अब हम अपने समय में वापस भी नहीं जा सकते और मुझे इसके लिए ना माफ कर देना। पर यार योंगयूंग तो ये सब सुन के काफी खुश हो रही थी और इसी सीन के साथ माय परफेक्ट स्ट्रेंजर के एपिसोड 1 की ना एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।